बचपन की बातें आपको याद होगी कि जब भी हम कहीं बाहर जाते थे बचपन में या कोई भी काम करते थे जहाँ पे पेरेंट्स हमारे ना होते थे, तो पेरेंट्स अक्सर हमसे कहा करते थे कि बेटा जा रहे हो या बेटी जा रही हो तो ऐसे मत करना, ये काम मत करना, ये ऐसे नहीं ऐसे करना। और हमने देखा है कि उनकी सजेशंस को चाहे कितना भी हम इग्नोर कर दें, बट कुछ चीज़ें जो है हमारे दिमाग में स्टक हो जाती थी। जैसे कि अनजाने लोग को कुछ दे तो उसे खाना मत, है ना। तो इन सब चीज़ों को तो हमने देखा है कि इससे हमें फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन को शुरू करते हैं, जब हम यूपीएससी की जर्नी को शुरू करते हैं, तब अक्सर देखा जाता है, क्योंकि सबके घर में तो आईपीएस ऑफिसर्स होते नहीं है, उनके भैया चाहे उनके पेरेंट्स, फिर क्या होता है कि वो सोचते हैं कि अरे हमने ग्रेजुएशन कर लिया, या फिर हम ग्रेजुएशन में हैं, या फिर 12th में हैं, हम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, हम तो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे, हम तो टॉपर स्टॉक देख लिया है, हमने यूट्यूब पे बहुत सारी रॉयल एंट्री देख ली है, हमें पता है कि प्रिपरेशन कैसे करते हैं और क्या गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी चाहिए। गलतियों के बारे में हम सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो जो जर्नी है ना वो बहुत अट्रैक्ट करता है। वो ऐसा लगता है ना कि मानो मतलब कोई मूवी देखने जा रहे हो, कोई एडवेंचर करने जा रहे हो। इसी वजह से हम मिस्टेक्स के बारे में सोचते भी नहीं है। और हमारे पेरेंट्स भी उस लेवल पे हमें समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि एक टाइम ही होता है जब तक हमें वो समझा रहे होते हैं। स्कूल के टाइम तक, कॉलेज के टाइम तक हमें वो बता सकते हैं कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो इसीलिए जो सबसे मेजर चीज़ होती है यूपीएससी जर्नी शुरू करने से पहले, वो ये कि हम मिस्टेक्स को ही एनालाइज नहीं करते हैं कि हमारे जो पहले के जनरेशन्स थे उन्होंने क्या ऐसी मिस्टेक्स दोहराई थी जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, चाहे सक्सेस उनको मिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो उसी की वजह से आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि वो 10 ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो आपको रिपीट नहीं करना चाहिए अगर आप यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन में। मेरा नाम है प्रशांत झा, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है सिलेबस को बिना देखे, बिना समझे यूपीएससी की जर्नी को शुरू करना। हम क्या करते हैं, जैसे शादी में जाना होता है या कोई फंक्शन में जाना होता है तो हम शॉपिंग के लिए निकलते हैं। उसी तरीके से हमें लगता है कि अच्छा यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, चलो करोल बाग चलो, चलो मुखर्जी नगर चलो, चलो ऑनलाइन देखो कौन कौन सी बुक्स है। सिर्फ बुक्स के पीछे पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत खरीद लिया, हम क्या करते हैं, हम बिपिन चंद्र खरीद लिया, किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है वो बिपिन चंद्र पढ़ने लगते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ने लगते हैं, फिर बर्नआउट होके छोड़ देते हैं। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो ये, और रैंडम सी वीडियोस देखते रहते हैं यूट्यूब पे। तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये है कि आपको सबसे पहले अगर आप यूपीएससी की जर्नी शुरू भी करना चाहते हैं या आप देखना चाहते हैं कि आप यूपीएससी के लिए बने हैं या नहीं हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 6 महीना जैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन या एसएससी की प्रिपरेशन करते हो तो आप कुछ दिन करोगे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लंबी रेस का आपको घोड़ा बनना है और तभी जाकर के आप यूपीएससी के बारे में सोच भी सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले आपको अगर देखना भी है कि आप उस यूपीएससी के लायक हैं भी या नहीं, तो आपको क्या करना है, यूपीएससी से सिलेबस डाउनलोड करना है। वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए, उसको गो थ्रू कीजिए। हाँ, थोड़ा बोरिंग लगेगा, आप देखेंगे कि इतने सारे पेजेस हैं, बहुत बोरिंग है। आप सोचोगे कि वीडियो देख लेते हैं यूपीएससी के सिलेबस को एक्सप्लेन करते हुए, विच इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप वीडियो देखते हैं, मैं भी इवन सिलेबस को एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आप एटलीस्ट उस सिलेबस के प्रिंट आउट को अपने पास रखिए, ताकि जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी जीएस पढ़ रहे हो, इवन करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपके सामने में वो यूपीएससी का सिलेबस रहे जो आपको बार बार कह रहा हो कि आप इस चीज़ से भटक रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूपीएससी का सिलेबस आप सामने में रखिए, उसको आप बार बार कई बार हमने देखा है कि जब भी कोई भी जो एस्पिरेंट है वो 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट देता है, फिर अगर उससे भी पूछा जाता है ना कि यार सिलेबस GS3 का क्या है, GS2 का क्या है, वो सोचने लगता है कि इंटरनेशनल रिलेशन GS2 में आता है या GS3 में आता है, इंटरनल सिक्योरिटी किस में आता है, इकोनॉमी किस में आता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। जिसको भी अगर सिलेबस याद नहीं है, फिर वो यूपीएससी के सिलेबस के डिटेल को, जो बुक्स हैं उनके इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखेगा। इसीलिए अगर आपको कोई चीज़ याद करनी है तो आप यूपीएससी के सिलेबस को याद कीजिए। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले करनी है। उसके बाद उस सिलेबस को आपको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, पहले प्रीलिम्स
प्रीलिम्स का देखिए, वो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रीलिम्स का सिलेबस अलग, मेंस का सिलेबस अलग, ठीक है। तो प्रीलिम्स का आप प्रीलिम्स में देखेंगे 2 पेपर होते हैं, क्या क्या होता है पेपर 1 में, क्या क्या पढ़ना होता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब क्या क्या, उसमें कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है, वो देखिए। उसके बाद मेंस का देखिए कि GS1, GS2, GS3, उसी तरीके से आपका जो है वो प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो लोग नहीं करते हैं वो ये कि सिलेबस का चेकलिस्ट रखिए। आप जब सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल रहे हैं तो उसके साथ आप एक बॉक्स भी बना दिया कीजिए कि अगर ये पोर्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिस दिन ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा हम टिक लगा देंगे। 3 टिक्स फॉर्मूला जो है आपको यूज करना चाहिए। 3 टिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक बार मैंने सिलेबस पढ़ा, 1 टिक लगा दिया। उसके बाद जब रिवीजन कर रहे हैं 2 टिक लगा दिया। फिर तीसरी बार रिवीजन कर रहे हैं 3 टिक लगा दिया। तो ये भी आपको लगेगा कि जो भी सिलेबस है ना, तो इस पोर्शन पे 1 ही टिक लगा है, मतलब कि इस पे रिवीजन नहीं हुआ। मतलब अब आप सोच पाएंगे कि जो टॉपिक्स पे ज्यादा टिक्स लगे हैं वो आपके ज्यादा रेडी हैं। उसके बाद आपके सीधा जब भी आप पढ़ना शुरू करोगे, आपके सामने में वो रहेगा कि अरे ये पोर्शन पे ना 1 ही टिक लगा है, मतलब इस पोर्शन को हमें दोबारा पढ़ना है। तो इस तरीके से आप जो है वो प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसके बाद जो मिस्टेक करते हैं वो ये ओवर रिलायंस ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट। पापा हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, मम्मी हमें प्रिपरेशन करनी है, ओके कैसे करना है, जाते हैं करोल बाग, जाते हैं मुखर्जी नगर, जाते हैं, अरे फलाना IAS इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा पढ़ाता है, फलाना इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा पढ़ाता है। मतलब क्या है कि आप अगर प्रिपरेशन करने आए हो तो आप क्यों आ रहे हो प्रिपरेशन करने, आपको अपने ऊपर ये मतलब कॉन्फिडेंस है कि आप निकाल लोगे। मतलब ये है कि आपको पता है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो क्या है, यूपीएससी के एग्जाम का सक्सेस रेशियो क्या है, सक्सेस परसेंटेज क्या है, आप देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा। लेकिन इतने डिफिकल्ट एग्जाम को अगर आप निकालने के बारे में सोच लो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी इज वेरी बिग डील, नहीं, यूपीएससी भी एक नॉर्मल एग्जाम की तरह है जिसको भी क्रैक किया जा सकता है, मैंने भी किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यूपीएससी निकालना चाहते हो तो उसके पीछे का जो मोटिवेशन है वो क्या है आपका। क्या आप ये सोचते हो कि आप इतने केपेबल हो कि उस एग्जाम को निकाल सकते हो, या फिर आप ये सोचते हो कि ये एग्जाम निकाल लेंगे क्योंकि फलाना कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अच्छा पढ़ाता है, वो ऐसा उसके रील्स में हमने देखा था कि वैसे कर लो वैसे कर लो हो जाएगा, तो इसीलिए हम निकालेंगे। नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूट की वजह से आप एग्जाम निकाल लेंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ, अगर 6 घंटे लगेंगे मेहनत करेंगे, 10 घंटे लगेंगे मेहनत करेंगे, 12 घंटे करेंगे, 24 घंटे करेंगे। तो जितना भी मेहनत लगेगा उस चीज के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 24 घंटे आपको प्रिपरेशन ही करना हो जाएगा, सोना खाना कुछ नहीं होगा, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को लेकर के आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, यूपीएससी हमसे जो भी मांगेगा वो सब हम देने के लिए तैयार हैं। चाहे वो रिलेशनशिप्स की कुर्बानी हो, फ्रेंड्स के साथ बातचीत की कुर्बानी हो, पेरेंट्स के साथ बातचीत की कुर्बानी हो, मूवीज हो, वेब सीरीज हो, इवन एनिमे हो, जो कुछ भी हो, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यूपीएससी इज माय अल्टीमेट गोल। अगर जिस दिन ये चीज आपके दिमाग में बैठ गया, फिर आप जब चाय की टपली पे जाओगे ना, फिर आपके मुंह से यही निकलेगा यूपीएससी। तब आप ये नहीं सोचोगे, तब आप जब मम्मी से बात करोगे ना, तो अभी आपकी मम्मी मासी के बारे में कह रही होंगी कि मासी ने ये किया वो किया, या तुम्हारी चाची ने ये किया वो किया। तब आपकी मम्मी पूछेंगी, क्योंकि आप सीरियस हो, तब आपकी मम्मी पूछेगी, उनको भी याद हो जाएगा कि अच्छा यूपीएससी में ये होता है वो होता है। ऐसा नहीं है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगी, आपसे सुनती रहेंगी, आपके पापा आपसे सुनते रहेंगे, आपके पापा मम्मी को आपके थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी यूपीएससी की, ये ऐसे करना है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसमें ये ऐसे पढ़ना है। मेरी मम्मी को तो याद हो गया था यार कि हिस्ट्री स्पेक्ट्रम होता है, बिपिन चंद्रा होता है, तो उसी तरीके से आपके पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसी चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ओवर रिलायंस ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म करना है, क्योंकि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के दम पे नहीं आते। हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट हेल्प करता है, कैसे? तो जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, आपका हेल्प करेगा, लेकिन वो सिर्फ एक तरीके का क्या बोलूं, गाइड करना होता है। जो असली मेहनत है, आपको क्या लगता है कि अगर आप इनके वीडियोस देख लोगे, इनके सेशन ले लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा? नहीं,
वो आपका एक तरीके का आइडिया दे रहे हैं कि हिस्ट्री स्पेक्ट्रम का ये चीज़ है, इसको आपको ऐसे देखना है, इसमें ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जो स्पेक्ट्रम वो पढ़ा रहे हैं, बाद में स्पेक्ट्रम खुद भी आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना चाहिए भी। तो ये एक गलती थी जो जनरली बच्चे करते हैं। अब देखिए उसके बाद इग्नोरिंग एनसीईआरटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड डू। 1 or 2-3 things are there in the UPSC जर्नी, और मुझे लगता है कि उसमें से ये जो एनसीईआरटी वाला सेक्शन है वो सभी लोग इग्नोर करते हैं। इवन मैंने भी कुछ टाइम पे इग्नोर किया था, पर जो प्रॉब्लम है वो ये कि एनसीईआरटी बोरिंग है। और एनसीईआरटी जब सिक्स से हमने पढ़ना शुरू किया था तो उस टाइम पे दिमाग में ये नहीं था कि एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े। अब तो लोग थोड़े सीरियस हो रहे हैं, पेरेंट्स भी सीरियस हो रहे हैं एनसीईआरटी को लेके, स्पेशली सोशल साइंस एसएसटी को लेके। तो इसीलिए अगर आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी भूल हो सकती है और ये आपको पछताना पड़ सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो 2-3 अटेम्प्ट के बाद एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करते हैं। रीज़न ये है कि उनको किसी ने बोल दिया था कि लेक्चर देख लो हो जाएगा, वीडियो देख लो हो जाएगा, स्पेक्ट्रम पढ़ लो हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि एनसीईआरटी, आपने ये तो सबके मुंह से सुना होगा कि जो यूपीएससी है वो एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो एक बात बताओ ना, एनसीईआरटी गवर्नमेंट चाहती है ना कि जो लोग हैं उनको पता चले, तभी तो 6th में उन्होंने डाला है ना एनसीईआरटी। तो अगर वो गवर्नमेंट चाहती है कि आप लोग पढ़ें, और एनसीईआरटी अगर आप 6th में देखोगे सबसे बेसिक होता है, तो एक अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, OAI पता चल जाएगा, ABCD पता चल जाएगा, तभी तो आप वर्ड फॉर्म करना सीख लोगे ना। तो इसी तरीके से जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपका इंटरेस्ट जागेगा। बोरिंग है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, और जब हम एक्सप्लेन, और हाँ इस चीज़ को के रिगार्डिंग हम एक सीरीज शुरू करेंगे। मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th सब कुछ क्रिस्टल क्लियर तरीके से, बिगिनर्स की तरह। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर कोई 6th का बच्चा भी 7th का बच्चा भी वो लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। इतना बेसिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लेक्चर भी दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एनसीईआरटी को वापस से आपको खुद से पढ़ना है। तब एक बार आप पढ़ के जब उस चीज़ को, जब आप वीडियो देख के पढ़ोगे तो वो जो आपका पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। इसीलिए ये गलती आपको नहीं दोहरानी चाहिए, और उससे आपको कंसाइज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप क्या कर सकते हैं, किसी के नोट्स फॉलो कर सकते हैं या फिर आप खुद से नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपको गलती नहीं दोहरानी है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लक्ष्मीकांत, डीडी बसु, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम ये खरीद के रखने से पहले, ये पढ़ने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। और कोई बेवकूफ़ नहीं है जो आप हर साल के टॉपर से पूछोगे, आपको हर साल के टॉपर्स एक न एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलेंगे ही बोलेंगे। तो इसीलिए ये गलती आपको नहीं दोहरानी है। उसके बाद पुअर टाइम मैनेजमेंट, कि हम ये सोचते हैं यूपीएससी है, अभी तो शुरुआत ही की है, और ये शुरुआत ही की है कब तक बोलते रहते हैं, जब तक यूपीएससी का प्रीलिम्स से 3 महीने नहीं बचते हैं। जब लोग अपना प्लान देने लगते हैं कि 3 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करो, 2 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करो, और तब हम सीरियस, अब तो 3 ही महीने हैं, अब तो 2 ही महीने हैं, अब तो 1 ही महीने दे हैं, हमें यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अरे पहला ही अटेम्प्ट है, इतना सीरियस होने की जरूरत भी नहीं है। पहला अटेम्प्ट में तो हम देखेंगे ही देखेंगे, और जब दूसरा अटेम्प्ट आता है तो हम सोचते हैं कि पहला अटेम्प्ट अगर हम सीरियसली दे लिए होते तो हमारा सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर हो जाता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, जो आप अपने दोस्तों के मुंह से सुन रहे होंगे, पहला अटेम्प्ट है, इतना सीरियस होने की ज़रूरत क्या है। ये गलती नहीं दोहरानी है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट जो होता है वो आपके माइंडसेट को बहुत इम्पैक्ट डालता है। कि पहला अटेम्प्ट आपने जितना भी प्रिपरेशन किया, मान लो कि अगर पहले अटेम्प्ट में आपका जो कट ऑफ है उससे आप 10 नंबर 15 नंबर पीछे हो, तो ठीक है ना, तब मोटिवेशन आएगा कि अरे यार मैंने तो पहले अटेम्प्ट में ही जी जान लगा करके पढ़ा और इतना हो गया, तो सेकंड अटेम्प्ट में तो मैं तो क्लियर ही कर लूँगा। लेकिन अगर आप पहले अटेम्प्ट में दोगे एंड आपको इतना डाउट हो जाएगा कि आप अपना रिजल्ट भी चेक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यार 50% मार्क्स भी नहीं आए होंगे, तो फिर आपका एक अटेम्प्ट गया ही, साथ में आपको हमेशा के लिए एक जो डीमोटिवेशन है वो आपके दिमाग में हो गया कि पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। और देखो क्या होता है, कोई चीज़ अगर आप पहली बार कोई चीज़ आप करते हैं ना, तो एक बिगिनर्स लक होता है कि अगर आपने उस चीज़ को सीरियसली किया और मेहनत से किया तो
हमने ये कई बार देखा है कि जो भी एस्पिरेंट होता है ना, जो पहले अटेम्प्ट में उनका जो मोटिवेशन होता है वही मोटिवेशन कहीं ना कहीं बाकी सारे अटेम्प्ट्स में भी कंटिन्यू होता है। जो इंसान, जो एस्पिरेंट पहले अटेम्प्ट में अच्छे से प्रिपरेशन किया हुआ रहता है, जी जान लगा के प्रिपरेशन किया रहता है, उसको 4-5 अटेम्प्ट नहीं लगते हैं, और बहुत केसेस में तो पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनका जोश होता है। देखो, पहले अटेम्प्ट में आपका जोश बहुत हाई होगा, आपके बॉडी के अंदर एड्रेनलिन रश होगा, मोटिवेशन हाई होगा, पीक पे होगा, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं रहेगा खुद से। तो अगर आपने पहले अटेम्प्ट में मेहनत करके निकाल लिया तो मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम जो है वो क्रैक भी हो जाए। लेकिन अगर आपने पहले अटेम्प्ट को सीरियसली नहीं लिया, आपने स्पेक्ट्रम को ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़े नहीं, आपने न्यूज़ को फॉलो नहीं किया, फिर क्या हो जाएगा? फिर आपको लगेगा यार वापस से वही स्पेक्ट्रम पढ़ना है, एक बार तो पढ़े ही थे, दूसरी बार अच्छे से आप पढ़ भी नहीं पाओगे, मज़ा भी नहीं आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि अगर कोई भी मूवी आप देख रहे हो, उसका स्पॉइलर पता चल जाए तो क्या होगा? उस मूवी को देखने में मज़ा आएगा? नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर आपने पहले अटेम्प्ट में अच्छे से नहीं पढ़ा, मतलब क्या, आपको पता तो चल गया कि ये गांधी जी जो है वो चंपारण आंदोलन में गए थे और उन्होंने ये काम किया था, स्पॉइलर पता है, मीनिंग पता है, भले फैक्ट्स ना पता हो, पर आपको स्पॉइलर पता है, उसमें पता है क्या हुआ था स्पेक्ट्रम में, पूरी हिस्ट्री आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया। उसके बाद जब दूसरी बार आप उसी हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, फिर आप सोचोगे यार मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पहले स्टोरी जो है वो पता चल गई है। तो इसी वजह से आपको पहले अटेम्प्ट में सीरियस होकर प्रिपरेशन करना है। अब देखिए क्या होता है। और हाँ, जब भी हम टाइम अलॉट करते हैं ना पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री उठाएंगे, हिस्ट्री को पूरा एक वीक जो है वो पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी उठाएंगे, फिर एक वीक पढ़ेंगे। नहीं, आपको स्लॉट बांटने हैं, क्योंकि कोई भी इंसान एक ही सब्जेक्ट को बार बार मतलब एक वीक तक नहीं पढ़ सकता, चाहे पूरे दिन नहीं पढ़ सकता। इसीलिए आपको स्लॉट बांटना है ताकि आप बोर फील ना करें। इसी वजह से आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स को बोलना है कि ये 60% टाइम देना है, 50% टाइम देना है, 70% टाइम देना है। स्टार्टिंग में मैं ये आपके ऊपर एक अलग से सेशन लूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से जो है अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक पोर्शन को, करंट अफेयर्स को, और जो रिविजन है, 3 चीज़ें, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स और रिवीजन, 3 स्लॉट में आपको पूरा शेड्यूल को आपको बांटना है। उसके बाद उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि बहुत आपका जो जर्नी है वो इजी हो। रिवीजन के ऊपर में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन सबसे उससे पहले देखिए कि नेग्लेक्टिंग करंट अफेयर्स। नेग्लेक्टिंग करंट अफेयर्स मतलब हम ये अक्सर देखा है कि जब भी न्यूज़पेपर पढ़ने की बारी आती है ना, तो हमारा जो दिमाग है ना वो चौंधियाने लगता है। हम सोचते हैं कि यार न्यूज़पेपर यार मज़ा नहीं आ रहा है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, पापा को दिखा है पढ़ते हुए, क्या पढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बार आपने पढ़ना शुरू कर दिया ना, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने ट्रैक करना शुरू कर दिया इंटरनेशनल रिलेशंस को ना, कि मोदी जी यहाँ गए हैं, उस देश के साथ क्या है हमारा, क्या दुश्मनी है, फिर आपको एक तरीके का लगेगा कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, और हर दिन आपको एक एपिसोड मिलता जाएगा, तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे। तो देखो एक बात बताता हूँ, अगर रूममेट आपका है कोई, आप किसी के साथ रह रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि उसके साथ मुझे 1 साल रहना है, आपकी शादी हुई रहती तो मैं आपको बताता, उसका एग्जाम्पल लेता, पर अगर आपको पता है कि इस रूममेट के साथ मुझे 1 साल रहना है, तो आप क्या सोचोगे कि उससे जो है वो दुश्मनी कर ले, उससे जो है वो झगड़ ले? नहीं, आप सोचोगे कि यार दोस्ती करके रखते हैं, क्योंकि अगर दोनों के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, अगर दोनों के अंदर में दुश्मनी रहेगा, हेट्रेड रहेगा या झगड़ा रहेगा, फिर आधा टाइम दिमाग में वही रहेगा कि अरे उसको बोल दे क्या था, उसके साथ ये करना है हमको। तो इसीलिए जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है ना, पूरे साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसको दोस्त ही बना लो ना। इसीलिए न्यूज़पेपर को आप दोस्त ही बना लो। अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या पार्टनर से बात करने से पहले आप न्यूज़पेपर में देखो कि क्या है सिचुएशन, क्या चल रहा है दुनिया में, और इसका एनालिसिस वीडियो भी आता है, वो भी आप देखोगे तो मज़ा आएगा। तो इसी वजह से करंट अफेयर्स को ट्रैक करना, ये भी लगता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, और अगर हमें दिन दुनिया का इन्फॉर्मेशन नहीं पता रहेगा तो फिर क्या ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। जनरली आपको इसी चीज़ को लेकर के टॉन्ट किया जाएगा, और ये आपको एक बार अगर मन लग गया फिर आपको ये छोड़ने का ही नहीं मन करेगा। तो ये है। उसके बाद मंथली मैगजीन्स कीजिए, और न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह की गलती जो है वो जनरली एस्पिरेंट्स करते हैं। तो ये आप, और उसके बाद फिर कोचिंग मटेरियल्स आप उठा लीजिए। मार्केट में बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स हैं, उस कोचिंग मटेरियल्स में अपने अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट लगता है वो कोचिंग मटेरियल्स उठा लीजिए, मंथली मैगजीन कीजिए। उसके बाद पीटी
बहुत सारा आता है, मतलब ईयरली कंपिलेशंस आते हैं, बहुत सारे आते हैं, तो उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो अंडर एस्टिमेटिंग सीसैट, हम क्या करते हैं कि सीसैट को लास्ट मोमेंट पे देखते हैं कि एग्जाम जब नजदीक आने वाला है उस टाइम पे जाके हम देखते हैं कि अब जो सीसैट है वो कंप्लीट करते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, अगर सीसैट क्या होता है कि हमारा जो जीएस का पेपर है ना प्रीलिम्स में, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई बार हमने देखा है 23 का हो चाहे 24 का पेपर हो, हमने देखा है कि बहुत लोगों के सीसैट की वजह से जो है वो उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। इसीलिए ये पेपर आपको बहुत डराएगा। इसीलिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐसा तो कहती है यूपीएससी की 10th लेवल तक का होता है, बट कुछ चीज़ों में नहीं होता, बट हाँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो 10th लेवल के होते हैं और आप चाहें तो प्रैक्टिस के साथ उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो आप ये करो कि सीसैट का सिलेबस एक बार आप कंप्लीट कर लो। जब भी आप यूपीएससी की जर्नी शुरू कर रहे हो ना, तो सीसैट का प्रिपरेशन भी आप स्टार्टिंग में शुरू कर दो, 1 महीना 2 महीना में सीसैट को कंप्लीट कर लो। उसके बाद जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, उस टाइम पे आप रिवीजन करना, क्योंकि दिमाग में एक चीज रहेगा कि यार सीसैट तो मेरा एक बार तो मैंने उसको पढ़ा है, उसके बाद तो रिवीजन ही करना है ना। तो इसीलिए सीसैट को आप कर लो और कोशिश करो कि 80+ मार्क्स आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हों सीसैट के, तभी आपके जो कट ऑफ हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो जो मतलब ऐसा चीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में बाहर कर देगा, उस चीज़ को आप पहले ही क्लियर कर दो ना, क्योंकि आपको पता है कि जीएस हम हमेशा कंटिन्यू पढ़ेंगे, सीसैट कोई पूरे साल नहीं पढ़ता है, इसीलिए उसको पहले ही पढ़ के ख़त्म कर दो, ताकि जो आपका पूरे साल का सिलेबस है वो आप धीरे धीरे पढ़ सको, और जब वापस से सीसैट रिवीजन करना हो तो दिमाग में उस तरीके का प्रेशर ना हो। उसके बाद आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, हाँ ये जरूरी है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि, और हाँ ऐसा नहीं करना है, ये इस तरह का आता है, पर ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट डे से ही आपको आंसर राइटिंग करना है। फर्स्ट डे क्या लिखोगे जब आपको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में ये पोर्शन है, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने टॉपिक्स हैं, फिर क्या ही लिखोगे। इसीलिए आपको क्या करना है कि एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे किसी भी एक सब्जेक्ट का, मैं पूरा सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ। हिस्ट्री का सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आपने पॉलिटी की शुरू की, तो आप जब हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया ना, तो उस सारे चैप्टर्स के 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो है वो उठा लो और बना लो, सिंपल बना लो, क्योंकि एक आइडिया रहेगा कि लिखना कैसे है। जब आपका हाथ चलता रहेगा ना, तो आपका दिमाग में चलता रहेगा, और ये आपका और बेटर हो जाएगा कैसे, जब आप रिवीजन करोगे, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद जो एक और मिस्टेक करते हैं वो ये कलेक्टिंग टू मेनी रिसोर्सेज, कि पॉलिटी पढ़ना है, हाँ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत ले लिया, कोई बोल रहा है डीडी बसु ले लिया, ठीक है। तो बहुत सारे बुक्स है मार्केट में, आपको आप सोचोगे ना कि पॉलिटी के ऊपर मैं 10 बुक्स लेने हैं, 10 बुक्स भी आपको कम लगेंगे। तो आपका दोस्त डीडी बसु पढ़ रहा है, आप जो है लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, आप बोल रहे हैं डीडी बसु अच्छा, वो बोलेगा डीडी बसु के बारे में कि हाँ भाई इसमें इस तरह की चीज़ें हैं, आप लक्ष्मीकांत के बारे में बोलेंगे, वो लक्ष्मीकांत ले लेगा। तो ये नहीं करना है, आपको ये करना है, आपको ट्रस्ट करना है। जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं ना, उसमें सब कुछ होता है। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, लक्ष्मीकांत होता है या फिर स्पेक्ट्रम होता है या बिपिन चंद्रा होता है, उसको उठाना है, उसके बाद पढ़ना है, ठीक है। ताकि अगर ज़्यादा रिसोर्सेज आपके सामने में होगा, देखो पढ़ो उतना ही जितना रिवीजन कर सको। अगर 4 बुक्स लेके आ गए, 4 बुक्स को वापस से पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर 4 बुक्स को पढ़ने का फायदा क्या है। नॉवल थोड़ी है कि पढ़ लिए एक बार उसका छोड़ दिए, नहीं, नॉवल नहीं है। जो भी बुक आप उठाओ, किसी भी रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स आप उठाओ, ये सोच के उठाओ कि इसको हमें 3 बार पढ़ना है, और आपको लगता है कि वो सारे रिसोर्सेज आप 3 बार पढ़ पाओगे तो ही उस रिसोर्स को खरीदो, अदरवाइज मत खरीदो, ठीक है। ये काम आपको करना है। उसके बाद इग्नोरिंग रिवीजन, ये तो ऐसा चीज है ना जो सब करते हैं। तो इसीलिए क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज आप पढ़ते हो ये सोच के पढ़ो कि 3 बार रिवीजन करना है। और रिवीजन शुरू कब करना है, सबसे अच्छा टाइम कब होता है कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसके बाद, नहीं, ये गलती नहीं दोहरानी है। पता चलेगा कि पूरा आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। इसीलिए क्या करना है, आपको 3R फॉर्मूला यूज करना है। वो ये है कि जब आप पढ़ रहे हो, आज पूरे 24 घंटे में जो भी आपने पढ़ा, उसका स्लॉट आप सुबह जब आप उठोगे अगले दिन, तो उसमें आप सोचो कि पिछले दिन का मैंने जो पढ़ा ना, उसको हम आधे घंटे 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ये होता नहीं है, पर आपको करना है। उसके बाद वीक के लास्ट में, सैटरडे नाइट को, क्योंकि संडे को तो लेट तक सोना है, तो इसीलिए पहले आपको दूसरे दिन रिवीजन करना है आधे घंटे 1 घंटे में। उसके बाद जब आप सैटरडे को रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, क्योंकि आप हर दिन रिवाइज कर रहे हो। उसके बाद जब ये चीज़ हो जाए, उसके बाद जब पूरा बुक खत्म हो जाए,
तो फिर मंथ के लास्ट में या फिर जब बुक खत्म हो जाए तो एक बार, जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो स्पेक्ट्रम आपको पढ़ने में जितना भी दिन लगे तो आप क्या कर रहे हो, एक दिन पढ़ा, उसके बाद दोबारा दूसरे दिन जो है स्पेक्ट्रम के साथ करंट अफेयर सब कुछ रिवीजन कर रहे हैं आप, उसके बाद वीक के लास्ट में कर रहे हैं, और उसके बाद जब स्पेक्ट्रम पूरा कंप्लीट हो जाएगा या फिर वो मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद उस पूरे स्पेक्ट्रम को आप एक दिन बैठ करके ऊपर से जाओ, जो आपने लाइनिंग किया है, हाईलाइट किया, वो सब आप पढ़ लोगे, चाहे नोट्स बनाया वो सब आप पढ़ लोगे। तो जो 3 बार आप रिविजन कर लोगे ना, फिर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से रोक पाएगा। आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस, देखो रिवीजन ही जो है ना, वही मोटिवेशन देता है और वही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से हम डिसअपॉइंट होते हैं। क्योंकि पहली बार कोई ऐसा नहीं होता होगा जो पहली बार नहीं पढ़ता होगा, सब पढ़ते हैं पहली बार, लेकिन दूसरी बार नहीं पढ़ पाते हैं, तीसरी बार नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टॉपर्स देखोगे ना, कई टॉपर्स ऐसे हैं जो बोलेंगे कि मैंने लक्ष्मीकांत को 14 बार पढ़ा है, 15 बार पढ़ा है, 18 बार पढ़ा है। क्यों पढ़ा है भाई? टॉपर्स हैं वो, उनको पढ़ने की क्या ज़रूरत थी, पर वो पढ़ते हैं। रीज़न जानते हैं क्या है इसके पीछे? क्योंकि आप जितनी बार पढ़ोगे ना, उतनी बार नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगी। पहली बार आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, दूसरी बार पढ़ो, आपको लगेगा कि स्पेक्ट्रम तो नया हो गया, पहले जो चीज़ें हमें समझ में नहीं आती थी वो चीज़ें तो अभी समझ में आ रही हैं। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई चीज़ याद रखनी है तो आप रिवीजन वाली चीज़ को याद रखिएगा, रिवीजन करना आप मत भूलिएगा। उसके बाद मोटिवेशन, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स होता है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे कंटिन्यू तो आपको बहुत सारे ऐसे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि आपसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जर्नी थोड़ी डिफरेंट है, जर्नी थोड़ी लंबी है। तो इस चीज़ को आपको देखना है, आपको अपने फैमिली से बात करते रहना है, आपको अपने फ्रेंड से बात करते रहना है, कम लेकिन करते रहना है, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको मेंटल सपोर्ट देंगे। और हेल्थ का ध्यान रखना है। कई बार लोग हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। मैंने अभी रिसेंट में एक न्यूज़ देखा था जिसमें ये था कि किसी एक एस्पिरेंट को ब्रेन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके पापा कह रहे थे, आयरनी ये था कि उसके पापा कह रहे थे कि क्या मेरा बच्चा जो है वो अगले एग्ज़ाम तक रुक सकता है क्या ऑपरेशन के लिए, तो डॉक्टर को वो कह रहे थे। तो इस तरीके से नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे पहले इसको ग्लोरीफाई करना कम करो यार। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ को साथ में लेके चलो। अगर फिट रहोगे ना, जितना आप हेल्दी रहोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग काम करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बोलते हैं कि 2-3 घंटे मैं सोता हूँ उसके बाद पढ़ता रहता हूँ, नहीं। अगर आपको नींद पूरी है, 6 घंटे की आपने नींद ली है, तो उसके बाद आपका जितना दिमाग काम करेगा ना, उतना 3 घंटे सोने वाले का दिमाग काम नहीं करेगा। एक जो कुछ खा पी नहीं रहा है, एक टाइम खा रहा है, दूसरे टाइम बस समोसे वगैरह खा करके रह गया है, तो वो जितना अच्छे से नहीं कोई चीज़ अपने दिमाग में रख पाएगा उतना आप रख पाओगे अगर आप हेल्दी रहोगे। तो हेल्दी रहना और मेंटली फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की वजह से मैं ये लाइन जो है आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी टॉपर वाज वंस अ बिगिनर हु डिडंट क्विट। कि जब भी आपको ऐसा लगे कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप ये सोचना कि जो टॉपर है ना आपके यूपीएससी में, जो इस साल का टॉपर है चाहे पिछले साल का टॉपर था, वो भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पहली बार उसने भी शुरू किया होगा, उसको भी ये लगा होगा कि मेरे से नहीं होगा, पर उससे हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचना बंद कर दिया कि उससे नहीं होगा। और बाकी आपके सपोर्ट के लिए मैं ये टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम है, आप चाहें तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करूँगा, जो भी आपको चाहिए होगा आप मेरे को एक बात बोलना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, सभी लोगों के पास भैया दीदी नहीं होते हैं, तो मेरे पास भी नहीं थे। तो मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास गाइडेंस की कमी है, चाहे कोई एक एल्डर ब्रदर नहीं है, एल्डर सिस्टर नहीं है, तो आप चाहे तो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपका बड़ा भाई बनूँगा, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आपको जो भी ज़रूरत होगा वो मैं पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी करने की। और एक चीज़ जो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया वो ये है कि PYQ इज़ द अल्टीमेट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट PYQ के बारे में तभी बात करेंगे ना जब एक बार पढ़ लें, तो उसके बारे में हम अलग से सेशन लेंगे, उसमें आपको बताएंगे। तो आज का ये छोटा सा सेशन था। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि जब भी आप यूपीएससी की जर्नी शुरू करें तो आपको कैसी जर्नी शुरू करनी चाहिए और आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि नहीं दोहरानी चाहिए। बाकी मैं था आपके साथ प्रशांत झा, फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।